आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के बारे में, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आप तक एग्ज़ाम की तैयारी कितनी चल रही है और कैसी चल रही है। ये हमारा टेस्ट पेपर 1 है। सबसे पहले भाग 1 बाल विकास और शिक्षण शास्त्र आता है, यानी CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी आता है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो अगर आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िएगा, जैसे हम आपको बताते हैं। फिर इसमें से हम आपको मेरे आंसर देने से पहले आपको इसमें से आंसर बताना होगा, और आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपने पास एक बुक ले लीजिए, कॉपी वगैरह, उसमें लिख लीजिए कि पहले का पहला सही है, पहले का दूसरा है, पहले का तीसरा, कौन सा सही है उस पर फिर टिक लगाइए। अगर आपका सही है तो सही का निशान, नहीं तो गलत का निशान लगाइए, ठीक है। और सारे जब आपके क्वेश्चन हो जाएंगे तो आप मुझे ये बताइएगा कितने आपके सही हैं और कितने गलत। ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इससे आपको आइडिया मिलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और प्रैक्टिस टेस्ट ये करवाने का यही हमारा रीज़न है कि आपको इसके बारे में पता हो कि आपकी तैयारी चल कैसी रही है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे, मतलब एक जो बालक होता है वो किस तरह से अच्छे से सीख सकता है। तो ऑप्शन ए है कि पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए। अगर बच्चों को पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। दूसरा है कंप्यूटर से पढ़ाया जाए। हम कंप्यूटरों का प्रयोग करके अगर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तीसरा है व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए। हमारी पढ़ाने की विधि कैसी हो, व्याख्यान हो, यानी कि लेक्चर के मेथड से पढ़ाएं। और चौथा है कि क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो हमारे पढ़ाने की विधि कैसी हो, क्रिया विधि हो। तो बताओ इसमें से हमारा सबसे अच्छा मेथड पढ़ाने का कौन सा होता है। बच्चे की जगह पे खुद को रख कर देखिए कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता था, तो आपने बुक में लगा लिया होगा कौन सा है। तो हमारा एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। आपने भी देखा होगा कि आप अच्छे से तब सीखते थे जब आपको क्रिया विधि से पढ़ाते थे, ना कि व्याख्यान विधि से पढ़ा देंगे। व्याख्या करते रहेंगे तो अभी छोटे बच्चे आपको कैसे समझ में आएगा, लेकिन अगर क्रिया विधि से सिखाएंगे तो अच्छे से आपको सीखने में आ जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी कंप्यूटर तो हर जगह आ नहीं सकता है पढ़ाने के लिए, और पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाएंगे तो भी बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसे क्रिया विधि से पढ़ाया जाए, ठीक है। बालक इसमें बहुत अधिक अच्छे से सीखता है। तो बताइए एक का कौन सा आपका सही था। अगर आपका डी वाला ही लगाया था तो सही लगाइए, नहीं तो गलत का निशान लगा लीजिए अपने आंसर्स में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है, यानी कि हमारी जो क्लासरूम है उसमें टीचर है वो किस बात का प्रयास करता है। ऑप्शन ए है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से अनुभव प्रदान कर सके। ऑप्शन बी है कि छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को ऐसा वातावरण दे कैसा हो, सहायक अधिगम हो। तीसरा है कि छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से सोच सके, अपॉर्चुनिटी उसे प्रदान करें। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताइए हमारे सही आंसर कौन सा हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कक्षा कक्ष है यानी कि क्लासरूम है, उसमें शिक्षक टीचर वो क्या प्रयास करता है कि छात्रों को अनुभव प्रदान करें। छात्रों को अगर अनुभव प्रदान करेंगे तो वो अच्छे से सीख पाएगा। छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण प्रदान करें। वातावरण ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के अनुकूल हो, जिससे बच्चे ऐसे से सीख सकेंगे। अगर वातावरण ही बच्चों के अनुकूल नहीं होगा तो बच्चे सीख कैसे पाएंगे, ठीक है। और छात्रों के चिंतन को अवसर देने में, छात्रों की थिंकिंग अच्छी हो सके, वो अधिक से अधिक सोच सके, तो उसका भी हमेशा देने चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं। तो बताइए कि जो शिक्षा है उसके दो प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शन ए है कि बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनमें क्या करना कि विषय जो होते हैं, जो उनका सब्जेक्ट होता है उसका उसे ज्ञान हो, उनका मानसिक विकास हो। दूसरा है कि विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए उन्हें तैयार करना। इसके अतिरिक्त क्या हो, जो सब्जेक्ट हो उनका उन्हें अच्छे से ज्ञान हो और परीक्षा के लिए क्या हो सके, तैयार हो सके, ये हमारा उद्देश्य है। या फिर ये है कि विषयों का ज्ञान देना और उन्हें कंठस्थ करवाना, मतलब उन्हें रटन विद्या दे देना, अच्छे से रटवा देना, ये हमारा सही है। चौथा है कि विषयों का ज्ञान देना और व्यावसायिक कौशल का विकास करना, या फिर हम उन्हें विषयों का ज्ञान करवाएं और व्यावसायिक कौशल प्रदान करें। तो हमारे थर्ड का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकों में विषयों का ज्ञान और उनका मानसिक विकास करना, ठीक है। बच्चे अच्छे से तब सीख पाएंगे जब उन्हें विषयों के बारे में अच्छे से पता हो, उन्हें सब्जेक्ट के बारे में उन्हें नॉलेज हो, साथ ही उनका मानसिक विकास हो वो अच्छे से हो सके, ठीक है, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। लेकिन
क्योंकि सिर्फ परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना होता है, कंठस्थ कुछ करवाना नहीं होता है, और सिर्फ व्यवसायिक कौशल ही उन्हें सिखाऊंगा, मानसिक विकास ही ना करें तो ऐसा भी नहीं होता है। तो सबसे अच्छा ही हो जाएगा, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं, उन्हें उन विषयों का ज्ञान करवाना और उनका मानसिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं, यानी कि जो अधिकतर बालक हैं वो अपनी मातृभाषा कब सीख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि 1 वर्ष की आयु में, यानी उनकी आयु जब 1 वर्ष की होती है तब वो सीख लेते हैं। ऑप्शन बी है 4 वर्ष की आयु में, मतलब 4 वर्ष की आयु तक वो मातृभाषा सीख लेते हैं। ऑप्शन सी है 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं, और ऑप्शन डी है 2 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं। तो हमारा 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 वर्ष की आयु में। ज़्यादातर जो बालक होते हैं वो अपनी मातृभाषा कितनी आयु तक सीख लेते हैं, 4 वर्ष की आयु तक वो अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को आवश्यकता है, यानी वे बच्चे जो 6 से 11 वर्ष तक के होते हैं उन छात्रों को किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए है कि कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, क्लासरूम में कैसा वातावरण हो, प्रजातांत्रिक है, कि सीखने में स्वतंत्रता की। तीसरा है कि क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 6 से जो 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके छात्रों को किसकी आवश्यकता होती है, सभी की, यानी कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वतंत्रता की, और क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, इन सभी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो बताइए 5 में से आपके कितने सही हैं। आई होप अपने आप को आप मार्क्स दे रहे होंगे। चलिए अब छठा डालिए, उसके आगे बताइए आपका कौन सा सही है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है, एक जो बच्चा है वो उसके अंदर ईर्ष्या है तो वो उसका प्रदर्शन कब करेगा। ऑप्शन ए है 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी है 12 माह की आयु में, ऑप्शन सी है 18 माह की आयु में, ऑप्शन डी है 24 माह की आयु में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहले तो आप बताइए कि आपने कौन सा आंसर इसमें से दिया है। अगर ए दिया है आपने और हमारा भी यही होगा तो आप सही का निशान लगाइएगा, नहीं तो गलत का। ऐसे बी दिया है, हमारा भी बी है तो सही का लगाइए, नहीं तो गलत। ऐसे ही सी और डी में कीजिए, ठीक है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका कौन सा आंसर सही है। तो 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 माह की आयु में। एक बच्चा होता है वो ईर्ष्या का प्रदर्शन 18 माह की आयु में करता है। ठीक है, तो अगर आपका भी आंसर सी है तो सही का निशान लगाइए, नहीं तो आपको अपने मार्क्स हटा देने हैं। ठीक है, नेगेटिव में चले जाएंगे, और अगर सही है तो सही का निशान लगाइए। से आंसर हो जाएगा हमारा 6 का ऑप्शन सी। 18 माह की आयु में बच्चे क्या करते हैं, ईर्ष्या का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन डाल लीजिए आप और बताइए कौन सा आंसर उसका देना है। अलग विविध प्रकार से सीखते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो अलग अलग प्रकार से सीखते हैं। तो ऑप्शन ये है कि शिक्षक के भाषण के द्वारा, जो शिक्षक भाषण देता है उसके द्वारा। ऑप्शन बी है प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके। ऑप्शन सी है शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके, चिंतन करके। इन सब के द्वारा बालक जो होता है वो विविध प्रकार से सीखता है। ठीक है, प्रयोग करेगा, विवेचन करेगा, प्रश्न पूछेगा, क्रिया करेगा और चिंतन करेगा तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं, यानी कि वे जो 6 से 11 वर्ष के होते हैं बालक, उनकी विशिष्टताएं कौन सी हैं। ऑप्शन ए है कि बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होता है। ऑप्शन बी है कि सीखने के लिए शिक्षकों पर कैसा होता है, डिपेंड होता है। ऑप्शन सी है कि बालक शिक्षकों से ज्ञान को प्राप्त करता है, और ऑप्शन डी है कि बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो बताइए कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बालक स्वाभाविक और सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। ठीक है, 6 से 11 वर्ष के जो बालक होती हैं उनकी विशिष्टताएं यही होती हैं कि वो स्वाभाविक होते हैं, और अधिगमकर्ता कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं, यानी कि पॉजिटिव लर्नर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इसमें से ऐसा कथन ऐसा है जो सृजनशील यानी कि क्रिएटिव बालक के बारे में गलत है। तो वही
बताना है। ऑप्शन ए है कि सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, यानी उनके अंदर जिज्ञासा होती है। ऑप्शन बी है सृजनशील बालक जो होते हैं वो साहसी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी है सृजनशील बालक कैसे होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। और ऑप्शन डी है कि सृजनशील बालक कैसे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। तो 9 का सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी के बालक जो होते हैं सृजनशील वो साहसी नहीं होते। ये गलत है, ठीक है, और हमसे गलत ही पूछा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सृजनशील बालक जिज्ञासु होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो क्रिएटिव बालक होते हैं उनके अंदर जिज्ञासा होती है, इसीलिए वो क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि नई नई चीज़ों को वो जानना चाहते हैं, ठीक है। ये बालक बहिर्मुखी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, अपने बाहर की दुनिया से वो रखते हैं, उनसे नई नई चीज़ों को याद करते हैं, सृजनशील इसीलिए कहलाते हैं। और ये भी सही है कि सृजनशील बालक कैसे होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है। साहसी नहीं होते, गलत है, क्योंकि सृजनशील बालक साहसी होते हैं, ठीक है। साहसी नहीं अगर होंगे तो वो कैसे काम चलेगा, सृजनशीलता तभी उनके अंदर आती है जब वे जिज्ञासु, बहिर्मुखी, महत्वाकांक्षी और साहसी होते हैं। लेकिन नहीं पूछा था तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा कि सृजनशील बालक साहसी नहीं होते। ये गलत हो जाएगी क्योंकि सृजनशील बालक साहसी होते हैं, ठीक है। सृजनशील बालक वही बालक होते हैं जो नई नई क्रिएटिव चीज़ों को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब नया ज्ञान है उसकी प्राप्ति हमें किस तरह से होती है। ऑप्शन ए है कि ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, अपने ज्ञान को दूसरों को पहुंचाकर। ऑप्शन बी है रटने के द्वारा, मतलब हम रटेंगे तभी हमारे अंदर नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऑप्शन सी है अनुभव द्वारा, नया अर्थ है उसको ढूंढने के द्वारा। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले रटने के द्वारा हटा दो, क्योंकि किसी भी नए ज्ञान की प्राप्ति हम रटन विद्या से नहीं कर सकते। रटन विद्या को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। नया ज्ञान हमें तभी प्राप्त होता है जब अपने एक्सपीरियंस से इसका नया अर्थ ढूंढते हैं, ठीक है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, नया अर्थ ढूंढने के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण जो है वो कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है कि शिक्षक के द्वारा जो अधिगमकर्ता होते हैं उनके ज्ञान के स्थानांतरण की। ऑप्शन बी है जो अधिगम है उसको निर्देशित करने की। ऑप्शन सी है अनुदेशन करने की। और ऑप्शन डी है कि शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो बताइए इसमें से किसके द्वारा शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो हमारा 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की, ठीक है। शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया होती है, ये शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में कब से प्रारंभ होता है, यानी कि बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसकी रियलिटी में। ऑप्शन ए है कि विद्यालय से पूर्व अवस्था में। ऑप्शन बी है शैशवावस्था में। ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था में। और ऑप्शन डी है उत्तर बाल्यावस्था में। 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। जो बच्चे होते हैं उनमें सामाजिक विकास जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है वास्तव में, ठीक है। 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में पूर्व बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है, यानी कि जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टीचिंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। ऑप्शन ए है प्रयास और बुद्धि, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड। ऑप्शन बी है अनुकरण विधि। ऑप्शन सी है व्याख्यान एंड लेक्चर मेथड। ऑप्शन डी है खेल विधि। तो हमारा 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खेल विधि। हमारे बच्चे कैसे होते हैं जो प्राइमरी लेवल के होते हैं उनके शिक्षण की सबसे अच्छी विधि होती है खेल विधि। अगर हम उन्हें ABCD है, छोटा बड़ा है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, ये सब सिखाना चाहते हैं तो अगर हमें खेल विधि के द्वारा सिखाएंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। उनके शिक्षण की सबसे अच्छी विधि खेल विधि ही होती है। बाकी इन विधि से वो उतना अच्छा नहीं सीख पाएगा। जूनियर बालक सीखता है लेवल का, लेकिन प्राइमरी का बालक इतने अच्छे से इस मेथड से नहीं सीख सकता। उसका सबसे अच्छा मेथड खेल विधि ही होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में प्राइमरी शिक्षा निम्नलिखित पर बल देती है, यानी कि भारतवर्ष में जो प्राइमरी लेवल की टीचिंग होती है वो किस पे बल देती है। ऑप्शन ए है कि बोध का विकास करना। ऑप्शन बी है आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना। ऑप्शन सी है विवेचनात्मक चिंतन का विकास करना। ऑप्शन डी है रटने को प्रेरित करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रटने को प्रेरित करना, ठीक है। भारतवर्ष में जो प्राइमरी शिक्षा होती है वह रटने को प्रेरित करने पर बल देती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है।
और 14 का डी की जो प्राइमरी शिक्षा वो होती है उसके ज़्यादा से ज़्यादा यही बल दिया जाता है कि रट है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हमें बोध का विकास करना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष पर बल देना चाहिए, विवेकात्मक चिंतन पर हम किस पे बल देते हैं? रटने को प्रेरित करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है यदि, यानी कि टीचिंग और इफेक्टिव हो सकती है यदि। ऑप्शन ए है कि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिए जाए। अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दे देंगे तो शिक्षण और अधिक प्रभावी होगा। ऑप्शन बी है छात्र अधिगम शिक्षक के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित हो। टीचर के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती हम तब और अच्छे से सीख पाएंगे। ऑप्शन सी है शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास जो तथ्य होते हैं उनकी व्याख्या करने में केंद्रीय, यानी कि जो टीचर होता है जो तथ्यों की व्याख्या करने में सेंट्रल भूमिका प्ले करे तब। और ऑप्शन डी है कि शिक्षक अधिगम को निर्देशित करे। तो बताइए इसमें से कौन सा प्रभावी हो सकता है टीचिंग, किसके द्वारा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता और नियंत्रण दिया जाए। ठीक है, शिक्षण और अधिक प्रभावी कब होगा? जब हम छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्तता नियंत्रण देंगे तो टीचिंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम एक प्राविधि है, यानी कि जो लर्निंग है वो कैसी प्राविधि है? ऑप्शन ए है कि तथ्य होते हैं उनको याद करने की है। ऑप्शन बी है कि पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो विषय होते हैं उनको याद करने की है। ऑप्शन सी है कि अनुभव द्वारा जो अर्थ होता है उसका निर्माण करने की है। और ऑप्शन डी है कि परीक्षा की तैयारी करने की है। तो अधिगम किसकी प्राविधि है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुभव द्वारा अर्थ का निर्माण करने की प्राविधि है अधिगम। ठीक है, अधिगम एक प्राविधि है किसकी? अनुभव द्वारा अर्थ का निर्माण करने की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि जो प्रतिभावान बालक होता है, ऐसा बालक बहुत ज़्यादा प्रतिभा जिसके अंदर होती है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए है 130 130, ऑप्शन बी है 140 140, ऑप्शन सी है 125 125, ऑप्शन डी है 120 120। सत्रह का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 125। ठीक है, जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 125 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है, यानी कि जो स्टूडेंट्स होता है उनका डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम पर, ऑप्शन बी है वातावरण पर, ऑप्शन सी है वंशानुक्रम और वातावरण पर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण पर। जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तम शिक्षक वह है जो, यानी कि एक जो शिक्षक है वो उत्तम तब हो सकता है जब। ऑप्शन ए है कि छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, कि उसके जो स्टूडेंट्स का जो व्यवहार होता है उसमें चेंजेस कर दे। ऑप्शन बी है कि मौखिक रूप से ज्ञान को प्रेषित करे। ऑप्शन सी है सूचना का वर्णन करे। और ऑप्शन डी है पाठ्यचर्या को संप्रेषित करे। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है। वहीं एक उत्तम शिक्षक हो सकता है, एक अच्छा टीचर वही होगा जब एक छात्र के जो व्यवहार होता है उसमें परिवर्तन कर दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राइमरी स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए, यानी कि प्राइमरी लेवल पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऑप्शन सी है छात्र केंद्रित, ऑप्शन डी है शिक्षक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है कि हमारे प्राइमरी स्तर या जूनियर स्तर किस पर भी निर्देशन कैसा होना चाहिए? वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटर में होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर में होते हैं, छात्र केंद्रित होता है। शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित और आपके शिक्षक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित ऐसा कुछ नहीं होगा। से आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि लर्निंग है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए है स्वानुभव, ऑप्शन बी है स्व चिंतन, ऑप्शन सी है स्व क्रिया, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन और स्वक्रिया ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है? अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 या 7 वर्ष के बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता। मतलब जो भी बालक 6 या 7 वर्ष का होता है वो दूसरों की थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ऑप्शन बी है क्योंकि ये गहन केंद्रित होता है,
ऑप्शन सी है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है, और ऑप्शन डी है क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, इसीलिए दूसरे के जो थिंकिंग है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, थॉट्स वगैरह को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के जो बालक हैं उनको सीखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है मूर्त क्रियाएं, अनुभवों की उपलब्धता। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण। ऑप्शन सी है रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था। ऑप्शन डी है कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर्त क्रियाएं, अनुभवों की उपलब्धता। ठीक है, 6 से 11 वर्ष का जो बालक है उसको सीखने के लिए क्या आवश्यक होता है कि मूर्त क्रियाएं, अनुभवों, इनकी उपलब्धता। 23 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि इसमें से किसकी भूमिका होती है पूर्व बाल्यावस्था में जो बालक के संवेगात्मक विकास के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है अध्यापकों की। ऑप्शन बी है सगे साथियों की। ऑप्शन सी है पड़ोसियों की। ऑप्शन डी है माता पिता की। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता की। ठीक है, माता पिता की भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। बालक का अच्छे से विकास हो, उसका संवेग अच्छे से विकसित हो, इमोशंस उसके अच्छे से डेवलपमेंट हो, इसके लिए माता पिता की इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन ए है विशुद्ध विज्ञान है। ऑप्शन बी है व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन सी है मानक विज्ञान है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व मापन का सियाही धब्बा परीक्षण है, यानी व्यक्तित्व को मापने के लिए जो सियाही धब्बा परीक्षण है। ऑप्शन ए है या आत्मनिष्ठ परीक्षण है। ऑप्शन बी है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। ऑप्शन सी है कि प्रक्षेपण परीक्षण है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रक्षेपण परीक्षण है। जो व्यक्तित्व होता है उसको मापने का सबसे अच्छा सियाही धब्बा परीक्षण है। कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपण परीक्षण है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो मैं फटाफट करा रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम बस होने वाला है, तो आपके सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर कवर हो जाएं, इसीलिए अब आपको जल्दी जल्दी एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जल्दी जल्दी करने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 से 11 वर्ष के लिए अधिगम, यानी कि ऐसे बालक जो 6 से 11 वर्ष के लिए हैं उनके लिए अधिगम यानी कि लर्निंग। ऑप्शन ए है कि ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी है कि निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन सी है कि कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया होती है, और ऑप्शन डी है कि पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है। 27 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, कि ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। 6 से 11 वर्ष के जो बालक होते हैं उनके लिए लर्निंग, ज्ञान के निर्माण की एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में अधिगम यानी कि जो बालक है उनमें लर्निंग। ऑप्शन ए है कि ज्ञान को रटने से होती है। ऑप्शन बी है कि पाठ्य पुस्तक को पढ़ने से होती है। ऑप्शन सी है कि शिक्षक द्वारा ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा होती है। ऑप्शन डी है कि क्रिया करके होती है। सही आंसर हो जाएगा हमारा 28 का ऑप्शन डी, क्रिया करके होता है। ठीक है, बालकों में जो अधिगम होता है वो कैसा होता है? क्रिया करके बालकों में अधिगम होता है। बालकों में तब लर्निंग अच्छे से होगी जब वो क्रिया करेगा। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग उनके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम प्रभावशाली रूप में होता है यदि, यानी कि लर्निंग तब ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब। ऑप्शन ए है कि बच्चों को सीखने के लिए हम तत्पर करें। ऑप्शन बी है बच्चा जो वे सीखता है उसको बार बार दोहराए। ऑप्शन सी है बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, और ऑप्शन डी है बच्चा उपयुक्त सभी करें, इनमें से सारे कार्य वो करे तब उसके प्रभावशाली अधिगम होगी। तो हमारे 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के सभी कार्य करे। बच्चे के अंदर लर्निंग तब ज़्यादा इफेक्टिव होगी जब सीखने के लिए वो तत्पर होगा, जो भी सीखता है उसको दोहराएगा और संतुष्ट अनुभव करेगा। ठीक है, ये सभी कार्य करेगा तो उसके अंदर लर्निंग इफेक्टिव
तो उसके अंदर लर्निंग कैसी होगी, इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कि वृद्धि की बात करें तो वृद्धि के बारे में कौन सा गलत है, इसमें से सही नहीं है मतलब गलत पूछा है। ऑप्शन ए है कि अभिवृद्धि कैसी होती है, शारीरिक। ऑप्शन बी है अभिवृद्धि कैसी होती है, मात्रात्मक। ऑप्शन सी है अभिवृद्धि कैसी होती है, मापनीय। और चौथा है अभिवृद्धि कैसी होती है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, वृद्धि के बारे में ये बिल्कुल गलत है कि अभिवृद्धि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि वृद्धि नहीं होती है, विकास होता है। विकास जीवन भर चलता है जबकि वृद्धि रुक जाती है। तो वृद्धि के बारे में यह बिल्कुल सही है कि वृद्धि शारीरिक होगी, मात्रात्मक होगी, मापनीय होगी, लेकिन जीवन भर नहीं चलेगी, एक समय के बाद रुक जाएगी। तो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा था हमसे। ठीक, सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्री टेस्ट पेपर, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।